हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया नाटक लेकर आया हूँ जिसका नाम है अंजू दीदी। कौन सा नाटक है? अंजू दीदी। अब तक मैंने 4-5 नाटक करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिएगा, ठीक ना। बहुत ही अच्छी क्लास है। जैसे कि स्कंदगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त हुआ, ध्रुव सामनी और फिर आध्या दूरे, अंधा युग, इन सब नाटकों को मैंने करा दिया है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा जाकर। अंजू दीदी नाटक की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। इस नाटक को मैंने पूरा रखा है जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण उदाहरण को पढ़ेंगे, इसमें कितने अंक है उसको पढ़ेंगे, पात्र परिचय को पढ़ेंगे, समीक्षा को पढ़ेंगे, ठीक ना। पूरा मैंने मतलब कि यहाँ पे पीपीटी बना कर रखा है, तो आप लोग उसको देखिए। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? अंजू दीदी नाटक 1955 है और इसके नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क है। चलिए हम लोग अब नाटक को शुरू करते हैं। देखो, अंजू दीदी नाटक को इस अंजू दीदी नाटक को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें शुरू में ही कुछ प्रतिक्रियाएं दी गई हैं जो ओम शिवपुरी की है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। तो इसको आप लोग को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे लिखा है कि उस समय के रंगमंच, अभिनेता और अन्य परिस्थितियों में रहकर जो कुछ अश्क ने हमें दिया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने प्रसाद की तरह काल्पनिक रंगमंच के लिए नहीं लिखा, न ही सेठ गोविंद दास की तरह नाटक के नाम पर मनमाना लिखकर महान नाटककार हो गए। अश्क ने अपने पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया है और यह असंतोषप्रद नहीं है। किसका कथन है? ओम शिवपुरी का है। फिर यहाँ पे लिखा है कि विशेष रूप से तुर्गनव और गोर्की के उपन्यासों और चेखव के नाटकों के 3 पीढ़ी वाले कथानकों की और इसमें संदेह नहीं कि अश्क ने पूरे यथार्थ के साथ नाटकीय तत्वों को उभारते हुए आवश्यक मानवीय सहानुभूति, मनुष्य की भावनात्मक संस्कारगत विशेषताओं का उचित ध्यान रखते हुए कथा को प्रस्तुत किया है। ये किसका कथन है? राजेंद्र यादव का है। जब आप लोग नाटक को पढ़ेंगे बुक से, तो बुक की शुरुआत में ही कुछ प्रतिक्रियाएं दी गई हैं जो ओम शिवपुरी की है और दूसरा कौन सा? राजेंद्र यादव के। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैंने उसी को रखा है। अब नन्ही मधुलिका के लिए यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो नन्ही मधुलिका के लिए। नन्ही मधुलिका कौन थी उसको बताते हैं। लिखा कि जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले, चल दोबारा, जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले ज्वर की दशा में नाटक का सारा मसौदा पढ़कर लेखक को अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़ गई। जो नन्ही मधुलिका थी वो स्वर्गवास जब उसकी मृत्यु होने वाली थी उसके 2 दिन पहले ही उसको बुखार था। उसी दशा में नाटक का सारा मसौदा पढ़कर लेखक का अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़कर गई। मधुलिका मेरे मित्र श्री गोपाल दास, जो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो के, जो इलाहाबाद में, उनकी तीसरी लड़की थी। मधुलिका कौन थी? इनके एक मित्र थे गोपाल दास, जो इलाहाबाद में असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो के, उन्हीं की तीसरी लड़की थी। 9.5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची। उसकी वर्ष क्या थी? 9.5 वर्ष थी। इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इस छोटी सी उम्र में उस साहित्य से, विशेषकर नाटकों से अपूर्व अनुराग था। मेरा कोई कोई ही नाटक होगा जो उसने रेडियो पर ना सुना हो और जिसके बारे में राय ना दी हो। पिछले 1 वर्ष से वह नेफ्राइटिस जैसी मुंजी रोग की शिकार थी, पर मैंने उसे कभी रोते या कराहते नहीं देखा। अंजू दीदी अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। ये 1955 है। कब? अंजू दीदी जो है वो 19 अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। मैंने पांडुलिपि भेजी तो गोपाल दास पढ़ने के लिए घर ले गए। कुछ दिन बाद बच्ची की नाजुक हालात की सूचना पाकर मैं उसे देखने गया। तब गोपाल दास ने बताया कि रोग ने सहसा बुरा मोड़ ले लिया। फिर बातों बातों में बोले, इसे पढ़ने का इतना शौक है कि इस दशा में भी तुम्हारे नाटक के शायद 30-40 पृष्ठ पड़ गई है। हमारी बात बच्ची सुन ली। नीम बेहोश की हालत में उसने कहा, मैं सारा पढ़ लिया है। मतलब कि उसको वह बीमार थी और वो बता रही थी कि मैंने सारा पढ़ लिया। तीसरे दिन 16 मार्च
1955 को वह इस संसार से चली गई। ये संसार है, इस संसार से चली गई। देखिए अंजू दीदी पहली बार कब अभिनीत हुआ था। यहाँ पे लिखा है कि अंजू दीदी का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर्स कॉलेज में अभिनीत हुआ। कहाँ पे? तो 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर्स कॉलेज में, वहाँ पे पहली बार आयोजित हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था? 30 जनवरी 1954 को। कहाँ पे? बम्बई के हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर्स कॉलेज में। भूमिकाओं में निम्नलिखित अभिनेताओं ने योग्य दिया, मतलब कि कौन सी भूमिका किस अभिनेता ने यहाँ पे निभाई थी, यहाँ पे वही लिखा है। अंजू दीदी की भूमिका किसने निभाई थी? कुमारी सावित्री ने। अनिमा की कुमारी नीरजा ने। मुन्नी की कुमारी नंदिनी ने। वकील साहब की श्रीकांति लाल ने। श्रीपत की भूमिका श्री ओम प्रकाश शर्मा ने। राधु की भूमिका श्री सावरिया ने। नीरज की भूमिका मास्टर राधा बल्लभ ने। इस नाटक के निर्देशन प्रसिद्ध नाटककार श्री सत्येंद्र शरत ने किया। पूछ सकता है कि जो पहली बार इस नाटक का अभिनीत किया गया था या आयोजित किया गया था वो किस नाटककार के द्वारा किया गया था? तो नाटककार श्री सत्येंद्र शरत ने किया। अंजू दीदी रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को बड़ी सफलता से खेला गया। श्रीराज जोशी के निर्देशन निम्नलिखित अभिनेताओं ने इस योग्य दिया, मतलब दूसरी बार कब खेला गया था? 22 जनवरी 1956 को बहुत ही सफलता के साथ। कहाँ पे? रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद में खेला गया था ये दूसरी बार। किसके निर्देशन में? श्रीराज जोशी के निर्देशन में। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से अभिनेता ने कौन सी भूमिका निभाई? तो देसी सेठ ने अंजू दीदी की भूमिका निभाई थी। ज्वाला प्रसाद वर्मा ने इंद्र नारायण की भूमिका। हीरा चड्ढा ने अन्नो की भूमिका। राज जोशी ने श्रीपत की भूमिका। कुसुम ने ओमी की भूमिका। जगदीश ने नीरज की भूमिका और जानकी गौड़ ने मुन्नी की भूमिका। नरेंद्र धीर ने नजीर की भूमिका। जुल्फिकार नकवी ने चपरासी की भूमिका। भोलानाथ मधुर ने राधे की भूमिका। नीलाम ने नीरज की भूमिका और ऋतुराज ने नीलम की भूमिका। ठीक ना? तो ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, आप लोग दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए हैं कि जिस क्रम से कि वे नाटक में आते हैं, मतलब यहाँ पे उस उन पात्रों के नाम है जो क्रम से आते हैं। अंजलि पहले, फिर अनिमा, फिर मुन्नी, उसके बाद नीरज जिसकी उम्र 11 वर्ष है। इंद्र नारायण, श्रीपत, राधु। दूसरे अंक में कौन कौन से पात्र हैं? ओमी, अन्नो, राधु, नीलम जिसकी उम्र 11 वर्ष और नीरज उम्र 31 वर्ष। नजीर, श्रीपत, इंद्र नारायण, ये दूसरे अंक में ये लोग पात्र आते हैं। दिल्ली में अंजलि दीदी की बंगले की बैठक और खाने का कमरा। स्थान क्या है? कि दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक है और खाने का कमरा है। समय कौन सा है? पहला अंक में गर्मियों में एक दिन। समय कौन सा है? पहला अंक में कि गर्मियों में एक दिन, और दूसरा अंक में क्या? 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। पूछ सकता है कि अंजू दीदी नाटक का जो दूसरा अंक है वो कितने वर्षों के बाद शुरू होता है? तो दूसरा अंक जो है 20 वर्ष के बाद सर्दियों में शुरू होता है। इम्पोर्टेंट है। अब इसका प्रकाशन देखो, इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो क्या प्रकाशन वर्ष 1955 है। कितने अंक है? 2 अंक है। अंजू दीदी नाटक में कितने अंक है? 2 अंक है। पहले अंक में कितने दृश्य हैं? 3 दृश्य हैं और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। पात्र में अंजलि है, वहाँ पे हम लोगों ने पात्र पढ़ा है, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अंजलि है इंद्र नारायण, नीरज, अनिमा, ओमी, नील, नजीर, राधे, मुन्नी, श्रीपत। पात्र परिचय में अंजलि देखो, जो अंजू दीदी है। अंजू दीदी जो प्रमुख पात्र है, लगभग कितने वर्ष की? 30 वर्ष की है। ये भी पूछ सकता है कि जो जो अंजू दीदी है उनकी उम्र कितनी है? तो लगभग 30 वर्ष है। श्रीपत जो अंजू दीदी का भाई है। श्रीपत कौन है? अंजू दीदी का भाई, 27-28 वर्ष। इंद्र नारायण अंजू दीदी का पति, वकील है जो 38 साल का है, 38 या 40 साल का है। अनिमा क्या है? अंजू की सहेली है। नीरज क्या है? अंजू का पुत्र है जो 11 वर्ष का है।
मुन्नी नौकरानी जो 25 वर्ष की है, राधू जो नौकर है। फिर यहाँ पे दूसरे अंक का पात्र परिचय है जो 20 वर्ष के बाद है। ओमी जो नीरज की पत्नी है, अंजलि की बहू है। अन्नो नीरज की मौसी है। नजीर नीरज का दोस्त है। श्रीपद नीरज का मामा है। मुन्नी चपरासी। इंद्र नारायण नीरज जिसकी उम्र 31 वर्ष है। नीलम जो नीरज का बेटा है, 11 वर्ष का। अब अंजू दीदी नाटक की भूमिका देख लेते हैं। भूमिका किसने लिखी है? कमलेश्वर ने। अंजू दीदी नाटक क्या है? अंजू दीदी एक मूल्यांकन भूमिका है, भी कह सकते हैं इसको। किसने लिखा है? कमलेश्वर ने लिखा है। लिखा है कि अंजू दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात वर्ग से है। अभिजात कुल की नारी अंजलि के मानस में जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीच संस्कारगत है, जो कि उसे गोद लेने वाले नाना जी से विरासत में मिली है। अंजू में अपनी वर्ग की वे सारी वृत्तियां हैं जो टस से मस होना नहीं जानती। उसके अपने व्यक्तित्व में वह हट है जो दूसरे का परास्त कर देता है, जिसके शिकार है वकील साहब, जो अपने विवाह से पहले उन्मुक्त वंदनहीन सरिता की भांति बह रहे थे, जिसका आभास मात्र उनकी सैलानी कोशिकाओं के रूप में कभी कभी उभर उठता है। आरंभ में ही अंजू की प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है और वह खींच भी जो बिगड़ी हुई मशीन के बनाने वाले मैकेनिक में पुर्जे ठीक से न चलते देखे आ जाती है। अंजलि नौकरानी से कहती है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में बोलती है कि अंजलि मतलब नौकरानी से बोलती है कि मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तुम कर क्या रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। उसी उलझन में वह बच्चे को पुकारते हैं, नीरज बेटा, ये नीरज है, ठीक है ना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नीरज बेटा, कपड़े बदल लिए तुमने? और कहती जाती है, अपने पापा से कहो, अपने पापा से कहो नहा कर सीधे इधर आए। फिर पलटती है, अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने को आए हैं। सुबह 8 बजे वाली पाबंदी घर के हर काम, व्यवहार, भोजन, शयन आदि सभी पर लागू है। पर यह सब कैसे निभता है? क्या अंजलि केवल दिखाने के लिए ऐसा करती है? निश्चय ही नहीं, क्योंकि अंजलि का मनोवैज्ञानिक ऐसे स्तर पर संगठित हुआ है कि उसकी यह सनक ऊपर या थोथी नहीं दिखाई देती। पाने के कारण वह घुटती घुटती उस सीमा तक जा पहुंचती है जहां से नाश की रेखा शुरू होती है, नस की रेखा शुरू होती है, जहाँ से नाश की रेखा जो है वो शुरू होती है। और वह हटी अभिमानिनी नारी अपने स्वयं के नाश से भी उसी कार्य को फलित करना चाहती है जिसे वह जिंदा रह करना कर सके। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है, देखो जो रेड कलर में जो टाइपिंग है वो इम्पोर्टेंट लाइन है। लिखा है कि वकील साहब द्वारा शराब पीने की आदत को न छोड़ पाना उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। जब वह उसमें अपने हार के लक्षण देखने लगती है। इम्पोर्टेंट लाइन ये है, तो भीतर से चटका हुआ उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाने को व्याकुल हो जाता है, लेकिन उसके नाश में भी वह शालीनता और संयम है जो नष्ट होते हुए भी अपने टूटने को स्वीकार नहीं करना चाहता। जीवन की इस विफलता को लिए हुए एक दिन अंजू अपनी रहस्यमयी मृत्यु का आभास केवल अन्नों को देकर टूट जाती है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि जीवन की इस विफलता को लिए हुए एक दिन अंजू अपनी रहस्यमयी मृत्यु को आभास केवल अन्नों के देकर टूट जाती है और अपने हठीले अहम को स्वयं शिकार होकर दया की पात्र हो जाती है। पर वह मर कर भी जीवित रहती है। उसका आतंक पूरे परिवार पर हावी रहता है। उसका जुर्म सर नहीं झुकाता। अपने जिस अर्ध विक्षिप्त अवस्था में वह अपने अहम को सहजती मानवों को
मशीन बना देना चाहती है, उसका चक्र चलता रहता है और वह उन्हें ठीक अपनी तरह से चलाती है। वह कहती है कि जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइयां बन जाएं। जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइयां बन जाएं। इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है। अंजू को इसका गर्व है कि वकील साहब को उसने अपनी तरह ढाल लिया है। नीरज के संबंध में जब अन्नू बात करती है तो अंजू जैसे स्वयं अपने को शाबाशी देते हुए कहती है, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें ना पाओगी। नीरज को भी उसने पुर्जा बना डाला है, क्योंकि अंजू के कथानुसार वह सुबह समय से उठता है, डैडी के साथ सैर को जाता है, कपड़े बदल कर समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है, आराम और खेल के समय का पूरा पूरा ध्यान रखता है, समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है। और अंजू के जुल्म की उग्रता तो इस बात के पीछे है कि वह नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती है और नीरज स्वयं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि मतलब कि अंजू जो है वो सबको, परिवार को पूरा दबा के इसकी सब समय समय पर काम होगा, ऐसे करना वैसे करना, फिर अपने बच्चों को भी मतलब कि दवा में बनाते कि नहीं तुम कमिश्नर बनना। लेकिन उसका जो लड़का है नीरज, वह स्वयं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। लिखा कि यथार्थ और आदर्श का ऐसा संश्लिष्ट गुम्फा ने वकील साहब के सारे इतिहास को जीवन की संज्ञा प्रदान करता है, जो करुणा के गीले गीले आंसू से नम विषाद की हल्की सी छाया में लिपटा हुआ सहसा अपने एकांत कमरे में निकल सामने आकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अस्फुट से शब्दों में कहता है, मैं पहाड़ी दरिया था, तुम मेरे यौवन की हसरतों की कल्पना नहीं कर सकते। मैं ही वह नहर हूँ जो इतना नियंत्रण बर्दाश्त कर सकी और मुझे लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करने वाली शक्ति सहसा टूट कर बिखर गई। पर आज भी मैं उसके इंतजार में इस आदर्श के मरु में पना सिर पटक रहा हूँ। इससे उसे शांति मिलती होगी, अंजू की आत्मा सुखी होती होगी। कौन कहता है? वकील कहता है, जो उसका पति है अंजू का, वो कहता है। इम्पोर्टेंट है। और अंत में उनका तड़प कर कहे हुए वे शब्द, जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले। अंजू मैं तुम्हें क्या कहूँ, इस कमरे पर वर्षों से तुम्हारा जादू तारी है। लेकिन श्रीपत ठीक कहता है, यह जादू टूना चाहिए, यह जादू ना चाहिए। इस घर को घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। इम्पोर्टेंट लाइन है कि इस कमरे पर वर्षों से तुम्हारा जादू तारी है, लेकिन श्रीपत ठीक कहता है, यह जादू ना चाहिए। इस घर को घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। दी तो मुझे उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। जाने जिंदगी कितने दिन और है, क्यों इन चंद दिनों के लिए उसकी रूह को तकलीफ दूं। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि और श्रीपत वह प्रवृत्ति मूलक पात्र है जो अंजू की असंगतियों और सनक के भ्रम को तोड़ने के लिए एक दर्शन लेकर नाटक में अवतरित होता है। उसका दर्शन अपनी प्रकृति में मध्य मार्गीय है। जीवन के रहन सहन, हाव भाव, नैतिकता, सम्मान भावना और सबसे ऊपर समय समय की सख्त पाबंदी यदि सनक की सीमा छूने लगे तो वह उसका विरोध है। वह जब आता है तो साथ में मस्ती लाता है। जीवन को सरल बनाने का संदेश लाता है और अपने फक्कड़पने से अंजू के घर की सब संगतियों, व्यवस्था की आग्रह और समय के शासन को अस्वीकार कर अपनी तरह से चलने पर मजबूर कर देता है। श्रीपत भी उतना ही शक्तिशाली और क्रियात्मक है जितना कि अंजलि, पर जहाँ अंजलि असाधारण होते हुए अजीब और काल्पनिक नहीं लगती, वहीं श्रीपत अंजलि के
संदर्भ में झूठा झूठा सा लगने लगता है। अपनी इकाई में श्रीपत पूर्ण और वास्तविक है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि श्रीपत भी उतना ही शक्तिशाली और क्रियात्मक है जितना कि अंजलि, पर जहाँ अंजलि असाधारण होते हुए भी अजीब और काल्पनिक नहीं लगती, वहीं श्रीपत अंजलि के संदर्भ में झूठा झूठा सा लगने लगता है। अपनी इकाई में श्रीपत पूर्ण और वास्तविक है। ऐसा सैलानी जीव रमते जोगी एक नहीं हजारों पड़े हैं जो जीवन के छोटे छोटे आदर्श बनाए, उन्हें व्यवहारिकता में अपनाते हुए दुर्लभ आदर्शों की रूढ़ता प्रदर्शित करते रहते हैं। श्रीपत निश्चय ही आदर्शवादी है, पर धार्मिक आदर्शवादी नहीं, जैसे कि अंजलि है। श्रीपत एक झंझा की तरह परिवार में आता है, सब और अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर देता है और अंजू के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हो जाता है। फिर 20 वर्ष बाद अंजू के जादू को वह उस परिवार से काट फेंकता है। केवल 2 परिस्थितियों में जो कार्य श्रीपत कर जाता है वह उस जैसे व्यक्ति के ही वश की बात है। लिखा है कि आप तो हाई कोर्ट की जज दिखाई देते हैं और हंसता और चाय की चुस्की लेता है। हालांकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए कि वह बुढ़ा हो गया है। वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। इम्पोर्टेंट लाइन है कि वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज कौन सा है? बुढ़ापे का। कसम आपकी जीजा जी, शादी ने आपको बुढ़ा बना दिया है। फिर स्वयं ही जोर से ठहाका लगाता है। और क्यों जीजा जी, अपना वचन तो आप नहीं भूले? पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था एक बार फिर दिलकुशा होटल में। अत्याचार स्वयं अपना विरोधी है, वह अपना अवरोध स्वयं उत्पन्न करता है। इसी के का सहज स्वाभाविक रूप श्रीपत के उस कथन से मिल जाता है जो वह अन्नों से कहता है। कसम ले लो जो इन 20 वर्षों से कभी मेज पर सोया हूँ, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि अंजू दीदी अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई, जो कुछ बातों में अंजू के भी कान काटती है। तब न जाने क्या हुआ कि फिर वैसे का वैसा हो गया। जीवन निर्माण के इन मानदंडों के पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक सत्य है जो वर्ग दशा और काल की सीमाएं भुलाकर सबको एक सा प्रभावित करता है। यह वह अतिरिक्त सपना है जो जिसके जीवन में फलीभूत नहीं हो पाता, वही उसे सत्य बनते देखना चाहता है, या जीवन के किसी गहरे असंतोष को अपनी संतति के माध्यम से तृप्त कर लेना चाहता है। यदि किसी की स्त्री या माँ किसी भयंकर रोग से डॉक्टर के अभाव में मर जाती है तो उसके सिर्फ उसके सुप्त मानस में यह भावना कहीं से आकर बैठ जाती है कि वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा। इसी तरह असंतोष के विभिन्न रूपों का सहज प्रतिफलन असंतुष्ट मनुष्य की चाह बन जाता है। इसी चाहत की सहज प्रतिक्रिया के शिकार नीरज और नीलम है। स्वयं नीरज उस वंचना से ग्रसित रहा है, पर उस निष्कर्ष नहीं निकालता और क्रिकेट कप्तान बनने की अपनी अतृप्त आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नीलम को तैयार करना चाहता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि नीरज और ओमी श्रीपत और अंजू की परछाइयाँ हैं। ओमी तो अंजू की रूह है और नीरज श्रीपत का अपूर्ण सपना, और नीरज का पुत्र नीलू उसे सपने को संभावित परिणत का संकेत। पर अन्नो तो वह सूत्र है जिसके अभाव में इस नाटक की कथा वस्तु को संजोया ही नहीं जा सकता था। अन्नो के हाथों में वह सूत्र है जिसे लिए हुए वह अपने में सिमटी सिमटी एक परिवार के सारे दृश्यों को देखती और बुनती जाती है। एक घटना का सूत्र दूसरे में जोड़ती जाती है। 20 वर्ष के व्यवधान को उसकी उपस्थिति जोड़ रखती है। शायद जीवन की सबसे बड़ी विडंबना तो अन्नो ही लेकर चली है। श्रीपत सब कुछ समझते हुए भी सहज उपेक्षा से उसे टाल जाता है। वह तो अपने जीवन की रागनी लेकर मुखरित ही नहीं हो पाती कि नाटककार की कलम उसका जीवन दान में मांग लेती, और
यूँ अपनी कार्य सिद्धि कर लेती है। देखिए भूमिका इम्पोर्टेंट है लगभग में, ठीक ना। अब हम लोग महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट लाइन है कि दूसरों पर व्यक्तिगत विचारों का आरोपण अपने में एक नैतिक पाप भी है। खलील जिब्रान की एक पंक्ति है कि बच्चों को सब कुछ दो पर अपने विचार मत दो। इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसका, खलील जिब्रान का, कि वह बोलते हैं कि बच्चों को सब कुछ दो पर अपने विचार मत दो। परंपरा रूप में अंजू नीरज को अपना सा बनाना चाहती है और नीरज अपने पुत्र नीलम को अपनी इच्छानुसार ढालना चाहता है। समाज के जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व इस नाटक में हुआ है उसकी समस्याओं के अंतर्भूत यथार्थ का उद्घाटन तो इसमें ही है, साथ ही उसका विश्लेषण भी है। और चीर फाड़ कर के नाटककार केवल उस घाव को खोल कर ही नहीं रख देता वरन उसके उपचार का उपाय भी पेश करता है। इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है। तलस्ताय के उपन्यास अन्ना कैरेनिना की प्रथम पंक्ति सहसा यहाँ याद आती है। लिखा कि हैप्पी फैमिली आर ऑल एलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओवन वे। केवल 2 अंक में और एक ही स्थान पर, यहाँ तक कि एक ही कमरे में जीवन नाटक को इस तरह संजो देना चमत्कारी कहा जा सकता है। अस्क जी के अन्य नाटकों को देखते हुए उनके शिल्प की बारीकियों का ध्यान में रखते हुए अंजू दीदी नाटक विधान और वस्तु निर्माण की एक सीमा रेखा अंकित करता है। 2 अंकों में 2 बड़े और 2 छोटे दृश्यों का अद्भुत शिल्प विस्मय में डाल देता है। इतने कम परिवर्तन में जीवन के ऐसे व्यापक चित्र को चित्रित कर लेना एक दुर्लभ समस्या है, जिसे अस्क जी की दृष्टि को समस्याओं के मर्म तक पहुँच जाने की सामर्थ्य दी है। और वह दृष्टि समस्या को केवल अधेड़ कर रख देने का ही काम नहीं करती, बिखरते हुए टूटते मानव और मूल्यों के संतुलन का संकेत भी देती है। इसलिए वह निषेधात्मक होते हुए भी रचनात्मक अधिक है। हिंदी के रंगमंच का जो नया दौर उभरता दिख पड़ा, उसके लिए आज हिंदी के पास यदि अधिक नहीं तो भी ऐसी कुछ समर्थ कृतियाँ हैं जो विकसित भाषाओं के रंगमंच के सामने विनत गर्व है प्रस्तुत की जा सकती है। अस्क जी की सृजन स्रोत इस दशा में प्रवाहमान है, यह हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। हमने भूमिका पढ़ ली, किसकी भूमिका थी, ये कमलेश्वर की भूमिका थी, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ा, देखो छोटी मधुलिका के लिए मतलब जो लिखा गया था उसको पढ़ा, फिर निर्देशन में जो लिखा था उसको पढ़ा था, और उसके बाद हमने पात्रों को पढ़ा और ये जो भूमिका है उसको पढ़ा है। अब हम लोग महत्वपूर्ण पंक्ति, अंजू दीदी नाटक की महत्वपूर्ण पंक्ति है यहाँ पे। पहला अंक में लिखा है, पहला अंक कौन सा है, पहला दृश्य, पहला अंक का पहला दृश्य है 1933 की गर्मियाँ हैं। पर्दा श्री इंद्र नारायण वकील की भव्य कोठी के बड़े हॉल में खुलता है, जिसे लकड़ी के एक खुलने और बंद होने वाले सुंदर पर्दे की सहायता से 2 भागों में बांट कर खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया है। लेकिन कोठी वकील साहब की चूंकि दहेज में मिली है, इसलिए उनकी कोठी न कहलाकर उनकी पत्नी श्रीमती इंद्र नारायण की कोठी कहलाती है, जो साधारणतः अंजलि दीदिया कहें कि अंजू दीदी का नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जहाँ पे मतलब ये लोग रहते हैं, कोठी जो इनकी है इंद्र नारायण की, वो कोठी जो है दहेज में मिली है। अंजू दीदी जो उनके नाना ने उनको दहेज में दी थी इस वाली कोठी को, तो इसलिए इंद्र नारायण की कोठी नहीं कहा जाता है, वो कहा जाता है कि अंजू दीदी की कोठी है या श्रीमती इंद्र नारायण जी की कोठी है, ये कहा जाता है। यहाँ खाने और बैठने का मिला जुला हॉल लंबा चौड़ा खुला है। कोठी को वर्षों पहले एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया था और तब शनि के दिन यह हॉल नित्य कक्ष का भी काम देता था। पर जब शराब और जुए के कारण कर्ज से लद कर इंजीनियर साहब ने कोठी बेची और अंजू दीदी के नाना ने उसे खरीद लिया,
तो यद्यपि उन्होंने इसे नृत्य कक्ष का काम कभी नहीं लिया तो भी इसकी शेष सजावट अंग्रेजी ढंग से ही रहने दी। बाईं ओर के आधे भाग में खाने की मेज और 6 कुर्सियां लगी हैं। सामने एक बहुत खूबसूरत साइड बोर्ड है जिसमें चाय की प्लेट, प्याले, कांटे, छुरियां और चीनी के अन्य बर्तन पड़े हैं। यहाँ पे मतलब कि कैसा घर सजाया है, डेकोरेशन है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे अंजलि की पंक्ति है कि अनिमा की ओर देखते, अंजलि जो है अनिमा को देखती है और कहते हैं कि इनकी आदत भी, तुम बैठ बैठ उब तो नहीं उठी, तुम बैठे बैठे उब तो नहीं उठी अनु, मैंने कहा नाश्ते का समय हो रहा है, इन सबको तैयार कर दो। हंसते हुए मेज के नीचे से एक कुर्सी खींचती है। मैं शोर न मचाऊं तो नाश्ते को 10 बज जाए। बैठ जाते फिर। अंजलि की आयु, देखो अंजलि की आयु कितनी है, यद्यपि 30 के निकट है। कौन से 30 के निकट अंजलि की आयु है, लेकिन वह 1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले छरहरे शरीर की दुर्बल नसों वाली युवती जो न केवल गृहस्थी की चक्की में जुटी हुई है, मतलब कि पतले छरहरे, इसका शरीर कैसा है, पतले और छरहरे किस्म का है, और इसकी जो मतलब दुबली है, ये दुबली नसों वाली युवती है। लिखा है बल्कि पूरी निष्ठा और गंभीरता से जुटी हुई है। सुंदर चेहरे पर अभी से हल्की सी लकीरें बन गई है और मुस्कान के बावजूद जो इस समय उसके होठों पर खिलने लगी है, उसका मस्तक मस्तिष्क की सदा तनी रहने वाली नसों का परिचय देता है। फिर यहाँ पे अंजलि पंक्ति है कि हमारे नाना जी कहा करते थे, नौकरी को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे घर के भाग्य का पता दिहाड़ी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहरावे से लगता है। इम्पोर्टेंट ये पंक्ति अंजलि की कि हमारे नाना जी कहा करते हैं कि नौकरों की सदा साफ सुथरा रहना चाहिए, जिससे घर के भाग्य का पता दिहाड़ी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहरावे से लगता है। गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिढ़ थी। उनके साथ रहकर मैं भी वैसी ही हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी सफाई पसंद, सभ्य और सलीके वाला बने। यहाँ पे अंजलि पंक्ति, नाना जी कहा करते थे, सुंगड़ापा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का, और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य, श्रेष्ठ और समनिष्ठ बने। अनिमा की फिर पंक्तियां कि और मैं कहती हूँ अंजो, तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई हो। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। अंजलि की यहाँ पंक्तियां कि जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजलि, क्या कहूँ, पलंग पोष समेत बिस्तर में घुस जाया करते थे। वकील साहब की पंक्तियां, श्री इंद्र नारायण हंसते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि से केवल 8-10 वर्ष बड़े हैं। इंद्र नारायण जो वकील है वो अंजलि मतलब उसकी जो पत्नी है वो 10 वर्ष ही बड़े हैं, लेकिन शरीर उन्होंने अभी से छोड़ दिया है। यूँ अप टू डेट सूट पहने हैं, पतलून की क्रिच और कोट का कॉलर लगता है जैसे अभी प्रेस किए गए हैं। अंजलि के साथ बैठे तो वे मेल नहीं लगते। उनकी बेपरवाही को सूट पूरे तौर पर छिपाए हुए हैं, लेकिन जब भी हंसते हैं तो पता चल जाता है कि वास्तव में सूट ने उन्हें कैसा जकड़ रखा है। बात करते हैं तो प्रायः कंधे झटकाते हैं। पहले शायद विश्वस्तावश ऐसा करते होंगे, पर अब तो यह उनकी आदत बन गई है। फिर यहाँ पे इंद्र नारायण की पंक्तियां कि अरे भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरे को भी चलाते हैं। इंजन की तरह अंजो उनमें से है। दूसरे वो जो आप नहीं चल पाते, पर दूसरा
कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चले जाते हैं हंसते हुए, गाड़ी के डिब्बों की तरह। तो भाई हम तो उन दूसरे तरह के लोगों में से हैं, कुर्सी खींच कर उसमें धंस जाते हैं। अंजलि के यहाँ पे पंक्ति है कि नाना जी कहा करते थे, सदाचार पुरुष का भूषण है। फिर यहाँ पे अंजलि की पंक्ति, आ गए श्रीपत। इन्हें 6 वर्षों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे, कभी आया भी। आप भी बस नाश्ता शुरू कीजिए। निरपत भाई की चिट्ठी आती तो मैं आंखें दरवाजे से लगाए बैठे रहती। श्रीपत, यहाँ पे श्रीपत भाई की चिट्ठी आती तो मैं आंखें दरवाजे से लगाई बैठी रहती। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा यहाँ पे। सब चौंकते हैं। श्रीपत पर्दे के पास खड़ा है, कीमती सिल्क का कुर्ता और लट्ठे का पजामा पहने हुए, लेकिन कुर्ते के 2 बटन खोले हैं और दोनों कपड़े तनिक मैले हो रहे हैं। आयु में अंजू से 2-2.5 वर्ष कम है, लेकिन अंजू की तरह पतला दुबला और कमजोर व्यक्ति नहीं। खाने पीने और मौज बनाने वाला आदमी है, लंबा तगड़ा और किंचित मोटा, कलाई में कीमती घड़ी और मुंह में स्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट। श्रीपत के यहाँ पंक्ति है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है। खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ। तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए ना जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तुम्हारी कसम, मैं जितनी देर यहाँ रहूंगा, 1 मिनट के लिए भी आप लोगों को अपनी नजर से ओझल न होने दूंगा। फिर यहाँ पे श्रीपत कहता है, मैं कहता हूँ ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मैंने कहा ना कि मिनट भर के लिए भी आप लोगों को मैं अपने नजर से ओझल ना होने दूंगा। फिर यहाँ पे श्रीपत की पंक्ति है कि शादी की कल्पना में जो आनंद वह शादी में कहा। इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है कि शादी की कल्पना में जो आनंद वह शादी में कहाँ है। फिर श्रीपत की पंक्ति है कि कितना हंसते थे आप उन दिनों, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहाँ जी चाहे जाते थे, हंसते हंसते हुए। और अब इतने देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं, जबकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए कि वह बुढ़ा हो गया है। वकील तो जवानी का प्रतीक है, हंसते हुए, और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी जिया जी, शादी ने आपको बुढ़ा बना दिया है। श्रीपत कहता है इंद्र नारायण जी से। श्रीपत की पंक्तियां की भरी वज्र में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। फिर अनिमाक पंक्तियां की मैं पूछती हूँ, क्या आप किसी तरह के शिष्टाचार में विश्वास नहीं रखते। श्रीपत, किसी तरह की भी नहीं। शिष्टाचार शादी का, यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है। शिष्टाचार क्या है, वो शादी का प्रतीक है, या यह कह लो बंधन का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट है। उधर आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। ये आपकी सास है, इनके सामने सिर नीचा किए शिष्टता से यूं मुस्कुराओ मानो आपके सारे दांत झड़ गए हैं। ये आपकी सलहज है, इनके सामने विनम्रता से ऐसे हंसो मानो आपकी 32 मोतियों की है। ये आपकी पत्नी है, आचार व्यवहार सदाचार और शिष्टता की भी मौसी। यहाँ पे श्रीपत की पंक्ति है कि उदो अखिया अति अनुरागी, एक टकमग जोविती अरु रोवती, बोलो पलक न लागे, उदो अखिया अति अनुरागी। ये उदो की पंक्ति है। फिर यहाँ पे श्रीपत कहता है, वे तुम्हारे लिए कहती होगी, तुम अभी बच्ची हो ना, जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रख कर बैठने की इजाज़त मिल जाएगी। कहो किस क्लास में पढ़ते हो। नीरज, 5वीं में मामा जी।
श्रीपत, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? श्रीपत, तो हो चुकी तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रौब से बात क्या करो। और श्रीपत, कप्तान? नीरज, मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी, पर नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। श्रीपत कहता है, क्रिकेट खेलते हो? नीरज, जी मम्मी कहती है बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है, निकम्मे खेल है। फिर यहाँ पे श्रीपत कहता है कि अरे दीदी, तुम तो व्यर्थ ही गृहस्थी की चक्की में अपनी जान खपा रही हो। तुम्हें तो कहीं सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। श्रीपत की फिर पंक्तियाँ, किया दस्तूर जुबाबंदी है। कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने की तरस तरसती है जुमा मेरी। यहाँ पे हम लोग पहला अंक का दूसरा दृश्य को देखते हैं। दूसरा दृश्य में कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपत खाने की मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोला सा बनी है, उसके सिर के नीचे तकिए का काम दे रही है। मेज चूंकि इतनी लंबी नहीं कि वह टांग पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरे के घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगे एक ओर झुकी हुई है और अलग अलग होना ही चाहती है। यहाँ पर होना ही चाहते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे तीसरा दृश्य में लिखा है, कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। घड़ी में 3 बज चुके हैं। खाने के कमरे में श्रीपत पूर्ववत मेज पर सोया हुआ है, लेकिन उसके सिर के नीचे की चादर फर्श पर पड़ी है और पांव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। पर्दे की दूसरी ओर बैठक में अंजलि और वकील साहब बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि, आइए अब दिखाऊं श्रीपत को, खाने की मेज पर सोया हुआ है। अंजलि, हाँ, खाने की मेज पर। मैंने आपकी इसलिए इसलिए नहीं बताया कि सुबह उसके कारण नाश्ते को 9 बजे गए थे। अब बहाना ना बनाती तो दोपहर के खाने को 4 बज जाते। फिर यहाँ पे श्रीपत की पंक्ति है कि इस घर के लोग लोग भी पुर्जे हैं, कसम भगवान की, मशीन के पुर्जे। यहाँ पे श्रीपत है कि और हारे घर में किसी तरह का बंधन नहीं। बात असल में यह है कि स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के दिमाग को जकड़ रखा है। वे थे भी तानाशाह, सदा अपनी अपनी राय दूसरे पर लादा करते थे। हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता है। कसम तुम्हारी मुन्नी, तुम 4 दिन हमारे घर में रहकर देख लो, कितनी आज़ादी है वहाँ। दिन के हर वक्त तुम्हें वहाँ कोई न कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों नहीं सोए? श्रीपत, संतोष तो हो जाता, आशा तो उठती, देते तो वचन, चाहे करते ना वचन पूरा। फिर यहाँ पे श्रीपत की पंक्ति है कि यह आस का मारा दिल इस सोच में रहता है, होता कि नहीं होता अब उनका वचन पूरा। ये इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे श्रीपत की पंक्ति है कि श्रीपत की पंक्ति में यहाँ पे लिखा है कि बहुत भलाई को भगवान पसंद नहीं करता। फिर हंसता है, श्रीपत हंसता है, कहता है जिस तरह सुंदर बच्चों का कुदिठी से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है, उसी तरह मित्र शत्रुओं की बुरी नज़र से अपने भलाई की रक्षा करने को मैं भी कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। तभी तो आज दिन तक मेरी भलाई उसी तरह बनी है। अंजलि के यहाँ पे पंक्ति है कि नाना जी कहा करते थे, दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरे को भी चलाते हैं इंजन की तरह। दूसरे वो जो आप नहीं चलते पर चलाओ तो चले जाते हैं गाड़ी के डिब्बों की तरह। और तीसरे वो जो न आप चलते हैं ना दूसरे को चलने देते हैं, ब्रेक की तरह। नाना जी कहा करते थे श्रीपत। फिर यहाँ पे श्रीपत कहते ब्रेक है ब्रेक। वाह दीदी, लाख रुपए की बात कही तुमने। लो इसी बात पर कुल्फी खाओ।
फिर यहाँ पे श्रीपत की पंक्ति है कि दुआ है कि हमारे नाना जी का जादू तुम्हारे सिर से उतरे और तुम कोई वैसी बुरी चीज नहीं है। फिर यहाँ पे अंजलि की पंक्ति है कि अरे यह घड़ी रुक गई, राम राम राम, मैं भी चाबी देना भूल गई, 10 बरस से बाकायदा इसे चाबी देती आ रही हूँ। नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। अंजलि, घड़ी टूट गई राधू, शायद मैंने इसे ज्यादा चाबी दे दी। अब यहाँ पे दूसरा अंक का पहला दृश्य है। देखिए अब तक हमने पहला अंक का पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य जो है पढ़ लिया। अब हम लोग दूसरा अंक का पहला दृश्य को पढ़ेंगे। लिखा है 20 वर्ष बाद पर्दा उसी मिले जुले खाने के कमरे और बैठक में उठता है। 20 वर्षों के इस अरसे में यद्यपि पर्दों के कपड़े, मेजपोश और गद्दियां तथा तकियों के गिलाफ बदल गए हैं, लेकिन कमरे की सजावट और सफाई में वैसा अंतर नहीं आया। केवल बैठक में किचन को जाने वाले दरवाजे के ऊपर अंजू दीदी की कद आदम चित्र ऐसे लगा है कि कमरे के दोनों भागों में नजर आ रहा है। चित्र की अंजू दीदी पहले दृश्य जैसी ही लगती है, वह में थोड़ी बड़ी और कुछ ज्यादा गंभीर। चित्र में भी उसके माथे की नस साफ तनी दिखाई देती है और आंखें लगता है जैसे इस ऊंचाई से कमरे में होने वाले प्रत्येक कार्य व्यापार को देख रही है। ओमी क्या पंक्ति की मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। तुम कर क्या रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। अंदर की मूर्ति है, लेकिन फिर कुछ याद आ जाने की से दरवाजे तक जाती है और सुनो, जज साहब आज इधर ही नाश्ता करेंगे। अनिमा, अनिमा की पंक्ति की अगर परलोक में भी आदमी इस लोक की खबर रखता है और आत्मा भी कोई चीज है तो तुम्हें अपने पद चिन्हों पर चलते देखकर अंजू की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती होगी। अनिमा की पंक्ति है। तो यहाँ पे अनिमा की पंक्ति है कि कल से तुम जिस तरह लगी हो और आज उठते ही तुमने जिस तरह सब प्रबंध किया है, उसे देखकर लगता ही नहीं कि इस घर में कभी सुस्ती का राज्य रहा है। अंजू को मेरे 5 वर्ष हो गए हैं, इसका पता भी नहीं चलता। अनिमा की पंक्ति, तुम लोग तो खैर नौकरी से आए और चले गए, पर जीजा जी तो यहीं थे। जज बनने के बाद क्या इतने सुस्त हो गए कि। फिर यहाँ पे नीरज की पंक्ति है कि पहली बात तो यह है कि वे हाई कोर्ट के जज हैं और जज और सिटी मजिस्ट्रेट में बड़ा फर्क है। इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर यहाँ पे नीरज की पंक्ति है कि फिर मैं नीलम को कलेक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं उसे क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता हूँ। नीरज कहता है। ओमिक पंक्ति है कि मम्मी कहा करते थे कि श्रीपत मामा ब्रेक है ब्रेक। इस घर की आसम से चलती गाड़ी को उन्होंने एक ही बार आकर ब्रेक लगा दी। नीरज कहता है कि और मैं कहता हूँ कि मम्मी स्वयं ब्रेक थी। जब तक वे जिंदा रहीं, उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखी, उसे आज़ादी से फूलने फलने नहीं दिया और जब मर गई तो ब्रेक लगाती गई। फिर यहाँ पे नीरज की पंक्ति है कि मामा श्रीपत मम्मी से कहा करते थे कि तुम्हें सेना में कोई छोटी मोटी कैप्टन या लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। उस समय तो सेना में स्त्रियां ली न जाती थी, पर अब ली जाती हैं। मैं कहता हूँ कि तुम्हें सच ही सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। श्रीपत कहता है कि तो लगता है कि अंजू दीदी इस घर में अपनी प्रतिनिधि छूट गई हैं। तुम ठीक कहते थे नीरज, अपनी पत्नी को तुम्हें सेना में भर्ती करा देना चाहिए। अरे भाई देख तो लो, क्या मैं गंदा लगता हूँ? क्या नहीं लगता कि अभी नहा कर चला आ रहा हूँ? फिर यहाँ पे श्रीपत की पंक्ति है कि मैंने गलत कहा, तुम अंजू दीदी से एक कदम आगे हो, तुम्हें किसी अस्पताल की मेंटन होना चाहिए। फिर यहाँ पे अनिमा की पंक्ति है कि अंजू की मृत्यु के दिन मैं यही थी।
ख्याल था कि आप शायद आएं। आपकी तमाम पतों पर तार गए, पर उनका उत्तर 1.5-2 महीने बाद फ्रांस से आया। श्रीपत की पंक्तियां कि यूरोप की सैर का शौक था। जमींदार खत्म करना कांग्रेस के उद्देश्य का एक हिस्सा था, सो मैंने सोचा कि उससे पहले यूरोप हो आऊं। फिर श्रीपत की पंक्तियां कि भैया में जिंदगी की बहे जा रहे हैं, हम मुड़ने की बात दूर है, रुकने का वश नहीं। ये श्रीपत की पंक्तियां हैं। देखो इम्पोर्टेंट पंक्तियां जितनी यहाँ पे है, सभी की सभी इम्पोर्टेंट पंक्तियां मैंने रखी है। फिर यहाँ पे अनिमा की पंक्तियां कि अंजू दौर से नहीं मरी। अंजू जो है दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी। फिर अनिमा की पंक्तियां कि जब डॉक्टर दवाई दे गया और लगा कि उसे आराम है, तो उसने मन की उद्घांत दशा में जहर खा लिया। उसके तकिए के नीचे से 2 चिट्ठियां निकली, एक जीजा जी के नाम, दूसरे मेरे। जीजा जी को उसने लिखा कि मैं मर रही हूँ, अब आप शौक से पीजिए, दिन रात पीजिए, मैं आपको तंग करने ना आऊँगी। मैं ही आपके रास्ते का कांटा थी। आशा है आपका जीवन अब निष्कंटक बीतेगा। यहाँ पे श्रीपत की पंक्ति मॉर्बिड, अंजू दीदी सख्त मॉर्बिड थी। अनिमा की पंक्ति है कि एक बार की लगी यह छूटती नहीं, इन 10-15 वर्षों में जिंदगी नरक बन गई है। शराबी पति के साथ जिंदगी की बाकी दिन गुजारना अब मेरे लिए असंभव है, मैं जहर खा रही हूँ। तो ये श्रीपत के लिए पंक्ति थी। यहाँ पे श्रीपत लिखता है कि अंजू मॉर्बिड थी, मॉर्बिड और जालिम, खुद मरी और जीजा जी को भी मार गई। श्रीपत, यह दस्तूरें जुबाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में यहाँ तो बात करने को तरसती हैं जुबा मेरी। फिर नीलम की पंक्तियां की मम्मी कहती है कमिश्नर, पापा कहते हैं क्रिकेट का कप्तान। नीलम, मैं तो कवि बनना चाहता हूँ। नीलम, कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, गधे को लंबे कान मिले, हाथी को सूंड मिली, लंबी बुलबुल को सुंदर गान मिले। नीलम, मुझको कविता करना आया, कवि का दिल, कवि के प्राण मिले। नीलम, मैं तो कवि बनना चाहता हूँ। दादाजी, आप पापा और मम्मी से कह दें कि मुझे कवि बनने दें। मोहन में मैंने एक कविता भेजी थी, वह छप गई है, मैंने डर के मारे किसी को दिखाई नहीं, आप कह देंगे तो ज़रा अच्छा होगा। श्रीपत की पंक्तियाँ की हम जरूर कह देंगे, हम तुम्हारी मम्मी को समझाएंगे कि कमिश्नरी और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है, और तुम्हारे पापा को समझाएंगे कि कवि क्रिकेट के खिलाड़ियों से कहीं बड़ा खिलाड़ी है और घर बैठे अपनी कल्पना के बल पर देश विदेश की सैर करता है। यहाँ पे श्रीपत की पंक्तियाँ कि मथुरा में जाकर भूल गए काहन सब ब्रज की गलियों को, पर ब्रज की गलियों स्पंदित है अब भी काहन की बातों से। ये श्रीपत की पंक्ति है। दूसरा अंक का दूसरा दृश्य यहाँ पे है कि कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपत पूर्वत खाने की मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है, चादर उसके सिर का तकिया बनी हुई है। मेज क्योंकि इतने लंबी नहीं है कि वह टांगे पसार सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरे के घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगे एक ओर की झुकी हुई है और अलग हुआ जाती है। मेज के पास फर्श पर आधे सिगरेट का टुकड़ा पड़ा है। घड़ी में 12 बजे हैं। पर्दा फिर गिरता है। फिर यहाँ पे तीसरा दृश्य है कि पर्दा फिर उठता है। घड़ी में 4 बजने का है। बैठक में काउच पर बैठी ओमी स्वेटर बुन रही है। खाने के कमरे में श्रीपत जत सोया हुआ है, सिर की चादर नीचे गिरी हुई है और टांगे लटक रही है। अनिमा उसे उठा रही है जब पर्दा फिर उठता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे श्रीपत की इम्पोर्टेंट लाइन है कि मथुरा में जाकर भूले गए काहन सब ब्रज की गलियों को, पर ब्रज की गलियां स्पंदित है अब भी काहन की बातों से। फिर यहाँ पे श्रीपत की पंक्ति है कि हम या यावर हम क्या बोले, कब हाथ बढ़े कब पांव उठे। फिर यहाँ पे इंद्र नारायण की पंक्ति है कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है।
इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर यहाँ पे श्रीपत की पंक्ति है कि तो फिर आज तौबा टूट गया, जिगर ने कहा है तौबा करता हूँ तोड़ने के लिए, लीजिए आज के दिन तोड़ दीजिए तौबा। श्रीपत की इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर यहाँ पे लिखा है कि मैं ठीक कहता हूँ, जो मेरी बहन थी पर वह नाना के यहाँ पली थी। वह सख्त मॉर्बिड और जालिम थे, क्योंकि हमारे नाना मॉर्बिड और जालिम थे। वह घर की घड़ी की तरह चलाना चाहती थी, पर वह न जानती थी कि घड़ी मशीन है और इंसान मशीन नहीं। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनकी का दूसरा रूप है। 5 वर्ष से इसमें सिगरेट या शराब का एक घूंट नहीं पिया गया। 5 वर्ष से अंजू की सनक को पालता रहा, पर मैं समझता हूँ आज अंजू की सनक, उसके जुल्म, उसके तिलस्मी को तोड़ना जरूरी है, ताकि इस घर के लोग अपना अपना जीवन जिए। इंद्र नारायण की यहाँ पे पंक्ति की जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 वर्ष रेगिस्तान बना डाले। अंजू, मैं तुम्हें क्या कहूँ, इस कमरे पर वर्षों से तुम्हारा जादू तारी है। पर श्रीपत ठीक कहता है, यह जादू टूटना चाहिए। इस घर को उस घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। धीरे धीरे मग उठाते हैं, लेकिन होठों के पास तक ले जाकर हाथ रोक लेते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता। अंजू की जुल्म और उसकी सनक की बात है, मैं जानता हूँ, पर जब उस सनक के लिए उसने जान दे दी तो उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। जाने जिंदगी और कितने दिन बाकी है, क्यों इन चंद दिनों के लिए उसकी आत्मा को कष्ट दूं। इंद्र नारायण की ये पंक्ति है। ठीक, तो ये थे अंजू दीदी नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पे। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, आपको एग्जाम में मतलब पूछ सकते हैं ऐसे ऐसे पंक्तियाँ। अब हम लोग बच्चन सिंह ने इस नाटक के बारे में क्या कहा था उसको पढ़ते हैं। देखिए, अब तो हमने महत्वपूर्ण पात्र को पढ़ लिया, निर्देश को पढ़ लिया, फिर छोटी मधुलिका के बारे में क्या लिखा था उसको पढ़ लिया, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़ ली, कितने अंक है उसके अंक में कितने दृश्य, उन सब की महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ लिया है। अब हम लोग बच्चन सिंह क्या कहते हैं उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में और इस नाटक के बारे में उसको पढ़ते हैं। कहते हैं कि उपेंद्र नाथ अश्क पहले नाटककार हैं जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया। नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, वह श्रव्य है और दृश्य भी पूरा श्रव्य दृश्य बिंब। छठा बेटा 1940 में रंगमंच से भी जुड़ता है और परिवर्तित मानवीय रिश्ते से भी। आज सारे पारंपरिक मानवीय मूल्य टूटता जा रहा है। अवकाश प्राप्त पिता के 6 बेटों में से कोई भी उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं, क्योंकि अब पिता कमाऊ नहीं रह गया है। पूंजीवादी समाज के सारे भावाश्रित मानवीय रिश्ते अर्थाश्रित हो जाते हैं। उनकी सर्वाधिक पूर्ण नाटकीय कृति अंजू दीदी 1954 ईस्वी है। अंजू अनुशासनबद्धता प्राणी है। मशीनीकरण की हद तक उसका भाई उसके यंत्रीकृत अनुशासन और सनक को इसलिए तोड़ता है कि घर के अन्य प्राण अपनी अपनी जिंदगी जिए, किंतु यंत्रीकरण तथा अयंत्रीकरण की दो विरोधी कोटियों नाटक को एक पूर्व नियोजित ढांचे में ढाल देती है, पूर्व निर्धारित नाट्य प्रवाह का बाधक होता है। ये कहाँ से लिया गया? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह ने लिखा है, वहां से इस पंक्ति को लिया गया है। फिर यहाँ पे लिखे अंजू दीदी 1954 कदाचित उनकी सर्वाधिक पूर्ण नाटक की कृति है। इसकी केंद्रीय पात्र अंजू दीदी वे बेहद अनुशासन प्रिय है, किंतु उसका अनुशासन यंत्रीकरण का पर्याय हो जाता है। परिवार के प्रत्येक प्राणी को उसके यांत्रिक ढांचे में ढलना अनिवार्य है। हर चीज का समय निर्धारित है। सुबह उठने का, नाश्ता का, भोजन का, आराम का, सोने का, हर चीज का एक सलीका है। उठने बैठने का, नमस्कार प्रणाम करने का, खेल पढ़ाई का, कहीं पर भी उसे प्रमाद असह्य है। दीदी के साक्ष्य में ढलकर भी वकील साहब ढल नहीं पाते, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। अंजू का भाई श्रीपत अंजू विरोधी चरित्र है, यानी अंजू की आंतरिकता का
विरोधी है। वह अंजू का मनोविश्लेषण करता हुआ कहता है कि अंजू सख्त मार्जित और जालिम थे, क्योंकि उसके नाना मॉर्बिड और जालिम थे। वह इस घर को घड़ी की तरह चलाना चाहते थे, पर वह नहीं जानती थी कि घड़ी मशीन है और इंसान मशीन नहीं। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी खतरे का दिन होगा। लेकिन मैं समझता हूँ आज अंजू की सनक उसके तिलिस्म को तोड़ना जरूरी है, ताकि इस घर के वासी अपनी अपनी जिंदगी जिए। मशीनीकरण के कारण टूटते हुए व्यक्तित्वों का चित्रण आधुनिक जीवन का अत्यंत खतरनाक रोग है, किंतु उसे तोड़ने के लिए एक दूसरे पात्र की सर्जना सरलीकरण की प्रवृत्ति की सूचक है। इसके फलस्वरूप यांत्रिकता का समग्र गहरा और जटिल नाटकीयता को उभार पाने में यह सफल नहीं होता। अंधी गली और पैतरे उनके अन्य नाटक हैं। ये कथन किसका है? इन्होंने बच्चन सिंह ने इस नाटक के बारे में बताया है। तो ये था अंजू दीदी नाटक। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और नाटक आपको लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आपने अब तक स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, चंद्रगुप्त नाटक, इन सब नाटक को नहीं देखा तो आप लोग जाकर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।